भारत क्यों पाकिस्तान को बार बार इग्नोर कर रहा है? हम आपके हमसाए हैं, आप कहते हैं कि नहीं हमने चिली से ग्लोबल साउथ के लेना है बंदे को, साउथ अफ्रीका से लेना है, हमने मंगोलिया को साथ लेना है, हमने ओमान को साथ ले लेना है, हमने ताजिकिस्तान को साथ ले लेना है, हमने भूटान को, श्रीलंका को, बांग्लादेश को ले लेना, पाकिस्तान को नहीं लेना। पाकिस्तान को निकाल के आपको नहीं लगते बिल साहब ये एक ऐसा रवैया है जो ऐसी ताकत को नहीं रखना चाहिए जो बहुत बड़े ख्वाब देख रही है? हम भी उसी ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं, जो उसमें एजेंडे में बात की गई जी कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। पाकिस्तान भी डेट का मुतासर है। उसमें यह भी बात हुई कि जो ग्रेट पावर्स हैं वो पॉलिटिकली इंटरफेरेंस करती हैं बहुत सारे छोटे मुल्कों में, पाकिस्तान भी इस चीज का मुतासर है। तो क्यों भारत पाकिस्तान को नहीं लेता और अपनी मर्जी का खिता बनाना चाहता है, जबकि कहा जाता है कि खिते इकट्ठे ग्रो करते हैं, आप अपनी मर्जी के पिक एंड चूज तो नहीं कर सकते। मेरे साहब इस हवाले से आप क्या समझते हैं, भारत क्यों इस तरह करता है? या ये नरेंद्र मोदी की अप्रोच है कि हम एक मुसलमान रियासत हैं, हमसे नहीं इन्होंने बना के रखनी? पाकिस्तान जो है वो जनूबी एशिया में बदमाश का किरदार अदा कर रहा है। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, कोई उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जो आपका ये सारा एक्सरसाइज जो है वो नाकाम साबित हो। अब भारत का जो खिते में पाकिस्तान के रेफरेंस में और तनाज़र में जो तजर्बा है वो ये बताता है कि पाकिस्तान की शमूलियत जो है वो एक स्पेशल अटेंशन का काम है। वो ये नहीं कि आप जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट साउथ में रहते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली शामिल किया जाए। इस तरह तो चीन भी साउथ में है तो उसको भी आपको शामिल करना होगा। ज़ाहिर है इसके पीछे एक आइडियालॉजिकल ओरिएंटेशन है और बाकायदा पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक मकासद है। ग्लोबल साउथ जो है ये कोई हवा में कोई बनने वाली कोई फैंसी चीज़ नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एक पॉलिटिकल फोरम है जिसका मकसद दुनिया के अंदर एक नया रोल इंट्रोड्यूस कराना है और एक नई फॉर्मेशन की तरफ बढ़ना है। और उसमें अगर आप यही सारा हाज पाज जो है वो उठा के डाल दें, इस तजर्बे को इग्नोर करते हुए कि माजी में इस तरह के मामलात में क्या हुआ था, तो फिर आपकी ये सारी एक्सरसाइज वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी है, जिसके लिए भारत जैसी डेमोक्रेसीज जो होती हैं उनको किसी न किसी वक्त में जाके तो उसका हिसाब करना होता है, जवाबदेही करनी होती है। माजी में आप जितना पीछे चले जाएं, नॉन अलाइन मूवमेंट में जो है वो भारत के साथ चीन शामिल था ये आपको पता है। और पाकिस्तान का उसके साथ क्या रवैया रहा कि उसके खिलाफ सबसे बड़े जो इंटरनेशनल जो एक साम्राज्य ब्लॉक के फुट सोल्जर का रोल प्ले करने के लिए जो मुल्क जो है सामने आया वो पाकिस्तान था, जो उस वक्त भी भारत का पड़ोसी था, जो उस वक्त भी जियोग्राफी और हर एतबार से ज़ाहिर है वहीं लोकेटेड था जो आज है। लेकिन उसने जो रोल दिया वो बुनियादी तौर पे नॉन अलाइन मूवमेंट को टारपीडो करने का सबसे मासर तरीन रोल तीसरी दुनिया के अगर किसी गरीब मुल्क ने प्ले किया तो वो पाकिस्तान था। उसके बाद आप जाके देख लें अपनी ये जो आपकी ये उम्माए जो आपकी काउंसिल है जो इंटरनेशनल इस्लामिक, इसके अंदर भारत को बाहर निकालने में ज़ाहिर है आपके 57 मुल्क हैं इस्लामी, तो उसमें एक भारत आता है जिसका सरबराह इस्लामी नहीं है उस वक्त। तो आप पूरे मुल्क को बाहर निकाल रहे हैं जहाँ पे करोड़ों मुसलमान आबाद हैं, और आपका दावा ये है कि ये फोरम जो हम बना रहे हैं ये इस्लामिक कोऑपरेशन का, ये इंटरनेशनली मुसलमानों की कोऑपरेशन के लिए है और दुनिया की सबसे बड़ी एक मुल्क के अंदर मौजूद इस्लामिक पॉपुलेशन को, मुस्लिम पॉपुलेशन को आप बाहर निकालते हैं भारत की वजह से, तो उसकी एक्सप्लेनेशन आपके पास क्या है? उसके बाद इतनी लंबी हिस्ट्री से निकल के सिर्फ सार्क को देख लें। सार्क जो है वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग एक फोरम था यूरोपियन यूनियन की तरह, या इससे भी ज़्यादा मौसर अंदाज में जो है। तो उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान शामिल हुआ, किस बुनियाद पे हुआ? एक तो जियोग्राफी, दूसरा मकासद सेम है जी कि हम कोऑपरेशन जो है इकनॉमिक, कल्चरल, इस तरह का इन्वायरमेंटल, ये चीज़ें हमारी मुश्तरक हैं, इस पे कोऑपरेशन होगा।
बाद में जाके जो डिजास्टर उसके अंदर से बरामद हुआ, और जिस तरीके से ये लड़ाई लड़ी गई भारत और पाकिस्तान के दरमियान सार्क के फोरम पे, और बिलाखिर पाकिस्तान को जलील ख्वार होके तो सार्क से निकलना पड़ा। एक वक्त ऐसा आ गया कि सार्क का एक मुल्क भी पाकिस्तान के साथ नहीं था। तो ये सारे तजर्बात आप सामने रख के तो फिर जाके खड़े हो जाएं जी कि हम बाय द वे साउथ में रहते हैं तो भारत हमें शामिल करे। आप उसके जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो मकासद हैं, जो ओरिएंटेशन है, उससे इत्फाक ही नहीं करते, तो आपको ऐसे किस हैसियत में जो है वहां पे बैठाया जाए? जरा हमें इस पे भी तो गौर करना चाहिए ना 2 मिनट के लिए। लेकिन मेरे साहब आपने कहा जलीलो ख्वार होकर पाकिस्तान निकल गया, पाकिस्तान तो उधर ही है, भारत ने उसको नाकाम जो है वो बनाया है। और मेरा ख्याल है इसमें ये भी तो है ना मेरे साहब कि भारत छोटे छोटे मुल्कों के साथ मिलकर अपनी चुदराहट कायम करना चाहता है। ठीक है, मैं बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद को सपोर्ट कर दिया, नेपाल में, भूटान, श्रीलंका, साथ में उसको मिला लें जी, चलें थाईलैंड को मिला लें। मतलब भारत भी जो है वो किसी ऐसे मुल्क के साथ बात नहीं करना चाहता जो उसको आगे से आंखें दिखाएगा। देखें आप, यू आर अ बिग बॉय, आप बिग बॉय है ना, आपको मार्केट में compete करना है। ये तो नहीं है कि छोटे छोटे मुल्कों को अगर आप जाके कहते हैं कि जी हाँ हम न्यूक्लियर पावर के साथ आप नहीं बैठना चाहते, जो आपकी बात को नहीं मानता, चैलेंज करता, आप कहते हैं जी हमने आपके साथ बैठना ही नहीं है, हम बाकी छोटे छोटे लोगों के जो मुल्कों के साथ बैठ जाएंगे। ठीक है, सारे मुल्क मेरे साहब सॉवरन है, इंडिपेंडेंट है, इक्वल है, एज पर लॉ मानता कोई नहीं है। लेकिन भारत को भी तो कोई चाइना को नहीं बिठाना क्योंकि बात नहीं सुनी जाएगी, पाकिस्तान को नहीं बिठाना क्योंकि जी ये सारे की मसले को टॉर्पीडो ना कर दे। तो भारत फिर अपनी जिस दुनिया में रहना चाहता है बिरसा, वो क्या छोटे छोटे मुल्क हैं, उनकी अपनी वो जिसे कहते हैं ना एक अपनी एक फिफडम में रहना चाहता है, फिर यही है ना। और असल में तो मसला पाकिस्तान है, पाकिस्तान क्योंकि उसकी हेजमनी को मानता नहीं है। पाकिस्तान कहता है कि हम आपकी ये जो पुलिसमैन का रोल है इसको हम नहीं मानते, और एक ही मुल्क के खित्ते में जो उसको टकराता है। ठीक है, बाकी तो फिर हर मुल्क की अपनी वो है। तो सार्क को अगर डिसफंक्शनल किया है तो पाकिस्तान का अकेले का तो नुकसान नहीं है ना इसमें, बाकी भी तो मुल्क उतने ही मुतासर हो रहे हैं। बाकी छोटे छोटे बेशक मुल्क हैं लेकिन मुतासर तो हुए हैं। लेकिन चले, भारत की मर्जी है कि अगर वो समझता है कि सार्क को डिसफंक्शनल करके भारत तमाम मुल्कों के साथ अपनी मर्जी की चीजें कर सकता है, तो जारी बात है मेरे साहब दुनिया देख तो रही है ना कि चाइना को नहीं इनवाइट किया, पाकिस्तान को नहीं इनवाइट किया, तो इसका मतलब है कि उसको डर है कि अगर वो आ गए तो पता नहीं वो डिक्टेट करेंगे या एटलीस्ट मेरी डिक्टेशन को नहीं मानेंगे जो बाकी लोग मानेंगे। मेरे साहब ये भी तो कोई बात ना हुई डरना। ये आपने खुद बड़ा अच्छा लफ्ज, मुझे मिल नहीं रहा था, इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो भारत को टकराता है। तो टकराने का एजेंडा लेके तो आप जा रहे हैं। वो वली खान मोस्ट रिस्पेक्टेड लीडर थे पाकिस्तान के, एक दफ़ा उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि पाकिस्तान जो है वो जनूबी एशिया में बदमाश का किरदार अदा कर रहा है। और इस स्टेटमेंट पे आप जितने गौर करेंगे इतने बड़े बड़े खौफनाक हक़ाइक़ निकल के आपके सामने आएंगे कि पाकिस्तान जनूबी एशिया में एक बदमाश का किरदार अदा कर रहा है जिसका वाहिद मकसद सिर्फ भारत से टकराना है। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के सिर पर 1 करोड़ का इनाम रख दिया गया है, जिन्होंने एक अहमदिया व्यक्ति मुबारकी सानी को राइट्स टू रिलीजन के तहत ईर्ष्या निंदा के आरोप से बरी कर दिया था। यही नहीं, अब हजारों कट्टरपंथियों की भीड़ सुप्रीम कोर्ट में घुस आई है और चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के इस्तीफे की मांग कर रही है। उन्हें पीछे ढकेलने के लिए वाटर कैनन और लाठी चार्ज का सहारा लेना पड़ा है। काजी फैजा पिछले साल ही पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए थे, लेकिन फरवरी 2024 में उनके एक फैसले की वजह से आज उनकी जान पर बनाई है। इस मामले में उन्होंने फरवरी में उसकी सजा पर रोक लगाई और फिर 29 मई को मामले की सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था। उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के बेंच में जस्टिस इरफान सआदत खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी शामिल थे। ताजा विरोध प्रदर्शन 24 जुलाई को शुरू हुए जब उन्होंने इस मामले में पंजाब सरकार की याचिका स्वीकार कर ली। इसके साथ ही कई इस्लामी संगठनों ने भी याचिकाएं दायर की और सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले की समीक्षा की मांग की थी। इन मामलों में सुनवाई 22 अगस्त 2024 को होगी, लेकिन उससे पहले ही हजारों कट्टरपंथियों की भीड़ ने इस्लामाबाद के अति सुरक्षित रेड जोन को पार कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट के बाह पड़ाव डालकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है।
जानकारी के मुताबिक 19 अगस्त 2024 को इस्लामिक कट्टरपंथियों के बड़े समूह ने इस्लामाबाद के अत्यधिक सुरक्षित माने जाने वाले रेड जोन की सुरक्षा को तोड़ दिया और सुप्रीम कोर्ट के गेट पर धावा बोल दिया। इस्लामिक कट्टरपंथियों की मांग है कि चीफ जस्टिस तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दें। दरअसल फरवरी के फैसले में जस्टिस ईसा ने अहमदिया व्यक्ति मुबारक अहमद सानी को जमानत दे दी थी, जिस पर साल 2019 में ईर्ष्यानिंदा का आरोप लगा था। उसने अहमदिया से जुड़े पर्चे बांटे थे। सानी को पंजाब पवित्र कुरान संशोधन एक्ट 2021 के तहत सजा सुनाई गई थी। हालांकि जस्टिस ईशा की अगुवाई में 3 सदस्यीय बेंच ने कहा कि सानी को उस कानून के तहत सजा दी गई है जो साल 2021 से पहले थी ही नहीं। इसके बाद कोर्ट ने सानी को जमानत देते हुए उसकी तुरंत रिहाई के भी आदेश दे दिए थे। इसके तुरंत बाद तहरीक-ए-लेबैक पाकिस्तान और अन्य इस्लामिक संगठनों ने काजी फैजा ईसा के खिलाफ नफरती अभियान चलाना शुरू कर दिया। फरवरी 2024 में पेशावर में 3000 से अधिक इस्लामिक कट्टरपंथियों ने रोड ब्लॉक कर कादियानों को मौत के नारे लगाए। इस प्रदर्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा बयान जारी कर अपने फैसले पर सफाई देनी पड़ी थी। पाकिस्तान के कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन तहरीक-ए-लेबाक पाकिस्तान यानी टीएलपी ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के सिर पर 1 करोड़ का इनाम घोषित कर दिया। टीएलपी के दूसरे नंबर के नेता पीर जहरूल हसन शाह ने ये इनाम घोषित किया है। उसने अपने बयान में कहा कि टीएलपी को छोड़िए, एक मोमिल और प्रोफेट मोहम्मद का गुलाम होने के तौर पर मैं अपनी हैसियत से ये घोषणा करता हूं कि जो फैजा ईशा का सर कलम करेगा मैं उसे 1 करोड़ रुपए दूंगा। उसने अहमदिया को मरजई भी कहा है। इस बीच सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने शाह की भड़काऊ टिप्पणी का एक वीडियो भी साझा किया और कहा पाकिस्तान राज्य में इस तरह के बयानों के लिए कोई जगह नहीं है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। काजी साहब ने किसी समूह या समूह के पक्ष में कोई फैसला नहीं दिया है। जिस आधार पर यह घृणित तथा प्रचारित की जा रही है, हम इस तरह के बयानों की कड़ी निंदा करते हैं और इसका पुरजोर खंडन करते हैं। ऐसी मानसिकता पाकिस्तान को गंभीर नुकसान पहुंचा रही है। इस झूठे नैरेटिव के पीछे राजनीतिक मकसद है। गौरतलब है कि पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय के लोगों को 1974 में राज्य द्वारा औपचारिक रूप से गैर मुस्लिम घोषित किए जाने के बाद से ही गंभीर उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है और उनके खिलाफ नियमित रूप से ईर्ष्यानिंदा कानून का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ अहमदिया समुदाय को काफिर माना जाता है। ये विडंबना ही है कि जिस अहमदिया समुदाय ने पाकिस्तान के निर्माण में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाई थी, आज वही पाकिस्तान में गैर मुस्लिम हो गए हैं। वैसे इस्लामिक कट्टरपंथियों की दबाव की वजह से सुप्रीम कोर्ट बैकफुट पर दिख रहा है। ऐसे में इस बात की संभावना कई अधिक है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बदल दे